Hello everyone. Today is our first lecture of CA Intermediate paper number 2 Corporate and Other Law. और आज हम टॉपिक कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 1 में प्रिलिमिनरी के अंदर सेक्शन नंबर 1. बट बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक एक बार इस सब्जेक्ट को इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं और फिर मेन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. मैं जो आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं सबसे पहले सिलेबस की बात कर रहा हूं. हमारे सिलेबस में दो मेन पार्ट हैं या डिवीजन कह सकते हैं आप उनको. डिवीजन 1 corporate law which comprises of Companies Act 2013 sections 1 to 148. Division number 2 that is अदर लॉज जिसके अंदर 4 टॉपिक हैं. फर्स्ट वन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, थर्ड वन जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड फोर्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. ये हमारे सिलेबस की डिवीजन है जहां पर सिलेबस दो मेन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. पार्ट 1 में आप पूरा कंपनी लॉ पढ़ेंगे सेक्शन 1 से लेकर 148. बीच में से कुछ सेक्शन एक्सक्लूड किए गए हैं, वो मैं आज चैप्टर वाइज आपको बताता रहूंगा. और पार्ट नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट हैं, सब पार्ट. पहला पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आप पढ़ेंगे. इंडेमिनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी. बेसिक पार्ट आप इसका फाउंडेशन लेवल पर पढ़कर आए हैं. इंटरमीडिएट लेवल पर हम इन 5 स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर अप करते हैं. सेकेंड चैप्टर जो पार्ट नंबर 2 में है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, थर्ड वन जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड फोर्थ वन दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. नो ये हमें टॉपिक कवर अप करने हैं इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर. देयर आफ्टर सेकेंड पार्ट जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, उसके भी 2 पार्ट हैं. पार्ट 1 जिसके अंदर एमसीक्यू एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आती हैं. ये पार्ट 30 मार्क्स का है. एंड पार्ट नंबर 2 डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 70 मार्क्स का है. एमसीक्यू इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि हम कैसे इनको कवर अप करेंगे, और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की भी मैं आपको तैयारी कैसे करनी है वो इंट्रोडक्टरी सेशन में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं.
कहाँ से हमें को इनको कवर करना है, इसके लिए स्कैनर हमें फॉलो करना है, इसके लिए हमें एमसीक्यू की बुकलेट को फॉलो करना है, ये सब चीजें हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। अब इन दो मेन एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अब हमें अपने मेन टॉपिक की शुरुआत करनी है। बट एट द सेम टाइम एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक हम जिस टॉपिक को भी पढ़ें उस टॉपिक को पढ़ते वक्त आपके माइंड में दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर हों। नंबर एक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि जिस टॉपिक को आप स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप एमसीक्यू के जे अंदर, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के अंदर या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर यदि केस स्टडी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन आ जाती है उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे और उसके एप्रोप्रिएट आंसर्स को नहीं दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट यदि वीक रह जाते हैं तो फाइनल लेवल के ऊपर जब आप आगे एडवांस टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो जो बेसिक इंटर लेवल के एस्पेक्ट हैं उनका जो यूज आएगा वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। एंड देयर आफ्टर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे और सीए की प्रैक्टिस करेंगे या एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो यदि लॉ की आधी अधूरी नॉलेज होगी और आपने चीजों को क्रैम करके पास किया होगा सीए को, तो आप इन सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करवा पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है, एक बात। नंबर दो, दूसरी रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आपके एमसीक्यू पार्ट में हेल्प करेंगे, बट एट द सेम टाइम जो 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए लर्निंग की रिक्वायरमेंट है। तो जो टॉपिक्स आपको याद करने हैं उनके आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि हम आपको हर एक चैप्टर में एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर अलोंग विद द प्रॉपर प्रेजेंटेशन इन पॉइंट फॉर्म्स में, कि एक पर्टिकुलर सेक्शन क्या प्रोविजन देता है, देन जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑन दिस रिक्वायरमेंट क्या कंक्लूजन बनता है, उस तरह से हर एक आंसर्स को प्रॉपरली फ्रेम किया गया है। और वो चीज मैं ऑलरेडी वैसे आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बता चुका हूं कि इन क्वेश्चंस में आपको स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, एमटीपीस के सारे क्वेश्चन, आरटीपीस के सारे क्वेश्चन एंड पास्ट एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन एज सच अवेलेबल होंगे। सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यदि आप इस क्वेश्चन बैंक से कर लेते हैं तो आई कैन बिलीव कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जाम में होंगे इन्हीं में से मिल जाएंगे। ये बात हो गई हमारी एग्जाम पैटर्न की। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बुक्स की बात कर लेते हैं। नंबर एक, आपके पास स्टडी मटेरियल है आईसीएआई का। नंबर दो, हम आपको एक मेन बुक और दूसरा एक क्वेश्चन बैंक ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मेन बुक एंड क्वेश्चन बैंक। मेन बुक का फॉर्मेट टेबुलर फॉर्मेट, पॉइंट वाइज फॉर्मेट, क्वेश्चंस की कवरेज अलोंग विद हिंट्स सब रहेंगी। क्वेश्चन बैंक वो इस फॉर्मेट में होगा जिसमें सबसे पहले एक ग्राफ मिलेगा आपको, जिसके थ्रू, चार्ट के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। फिर एक समराइज्ड स्कैनर मिलेगा जिसमें किस अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक पर था, कितने मार्क्स का था और उसका आंसर इस क्वेश्चन बैंक में आपको कौन से क्वेश्चन के अंदर मिलेगा।
फिर डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ कि वो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है या वो क्वेश्चन किसी आरटीपी का है, एमटीपी का है, पास्ट एग्जाम का है, वो सब रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो बुक की बात हो गई। इसके अलावा तीसरी चीज हो गई, जो ये चीजें जो मैं क्लास में नोटिंग करा रहा हूं आपको, क्लास नोट्स, क्लास नोटिंग्स ऑफ मेन टॉपिक्स प्लस एग्जाम्पल्स। आपको कोशिश करनी है, एक नोटबुक बनानी है आपको। जो जो चीजें मैं क्लास के अंदर नोट डाउन करूंगा, आपको भी कोशिश करके उनको साथ साथ नोट डाउन करना होगा। और इसमें एक क्लास नोट्स में ये तो काम मैं कराऊंगा, प्लस आप एक काम और करेंगे कि जब क्लास आपने देख ली, ओवर हो गई, तो उसके बाद एक होमवर्क। ये जरूरी नहीं है कि मैं हर एक लेक्चर में आपको रिमाइंड कराऊं, आप खुद अपने आप अपना एक होमवर्क डिसाइड करेंगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। जो टॉपिक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कवर अप हुए हैं, उनके 2 क्वेश्चंस रिटन प्रैक्टिस आपको करनी है। वो क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर में बेशक आप जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से देखकर लिख लें, एंड देयर आफ्टर फिर कोशिश करिएगा लर्न करके अपने आप उन क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क में लिखें, जो क्लास नोट्स की कॉपी आपने तैयार की है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, एज टू सिलेबस, एज टू एग्जाम पैटर्न एंड एज टू बुक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक को, दैट इज सेक्शन नंबर 1, कंपनीज एक्ट 2013। हमारे सिलेबस में उसके टोटल 10 चैप्टर्स हैं, विच कंप्राइज ऑफ सेक्शन 1 टू सेक्शन 148। मोस्ट ऑफ द लॉ के अंदर सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के ऊपर होता है, एंड सेक्शन नंबर 2 जो होता है दैट इज ऑन डेफिनेशंस। और उसके बाद फिर सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स मेन कॉन्सेप्ट आने शुरू हो जाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं आपको एक डिफरेंस एक्सप्लेन करना चाहता हूं इन बिटवीन द वर्ड सबसेक्शन एंड क्लॉज। फोर्थ पॉइंट, सेक्शन, सबसेक्शन and clauses. Section, subsection and clause. Provisions of an act are divided into various paras, and each such para is known as section. Provisions of an act are divided into various paras and each such para is known as the section. ये तो सबको पता है कि सेक्शंस में डिवाइडेड होता है एक्ट। अब आगे जो सेक्शन है वो सब सेक्शन है या क्लॉज है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? अ सेक्शन may be divided into subsections or clauses as the case may be. अब
एक डिवीजन सब सेक्शन है या क्लोज है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। कुछ स्टूडेंट्स, उनकी ऐसा मानना है, स्टूडेंट की जगह मैं ये बोलूं कि कुछ ऑथर्स, कुछ टीचर्स, उनका ऐसा मानना है कि जब दो प्रोविजंस एक सेक्शन में अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हों तो वो क्लॉज कहलाते हैं, और यदि सेक्शन के अंदर दो प्रोविजन सिमिलर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हों, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशंस दे रहे हों, तो वो सब सेक्शंस कहलाते हैं। बट मेरी ओपिनियन यहां पर ऑल टुगेदर डिफर करती है, और मैं उसका एक एविडेंस आपको दे सकता हूं क्यों मेरी वो ओपिनियन डिफर करती है। पहले तो मैं अपनी ओपिनियन बताता हूं, देयर आफ्टर फिर मैं आपको उसके दो एग्जाम्पल दूंगा, और वो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमारे प्रोफेशन और हमारे कोर्स के सबसे इंटीग्रल पार्ट है। देखिए, मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 मोस्ट ऑफ द एक्ट के अंदर या तो डेफिनेशंस का होता है या इंटरप्रिटेशंस का होता है, ईदर डेफिनेशंस और इंटरप्रिटेशंस। अब मैं आपको इसके अंदर कराता हूं दो एग्जाम्पल। ये तो हो गई मार्जिनल हेडिंग सेक्शन की, वो डेफिनेशन वर्ड लिखा हो सकता है, इंटरप्रिटेशन लिखा हो सकता है। मैं अब आपको इसमें कराता हूं एक एग्जाम्पल नंबर 1। सेक्शन 2, और इस सेक्शन ने क्या किया, कुछ भी लिखने से पहले ही इसने ऐसी डिवीजन कर दी 1 2 3 4। एग्जाम्पल नंबर 2, सेक्शन 2 इसने लिखा, इसने डिवीजन नहीं की, इसने लिखा इन दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर और फिर डिवीजन की 1 2 3 4। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। इसमें सेक्शन 2 ये सीधा अपनी डिवीजन ले गया पहले 1 2 3 4, और इसने यहां पर एक वर्ड लिखा और उसकी एक्सप्लेनेशन दी। पॉइंट नंबर 2 ने अपना एक वर्ड लिखा, उसकी एक्सप्लेनेशन दी। पॉइंट नंबर 3 ने एक वर्ड दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन दी। पॉइंट 4 ने, एंड सो ऑन। इसी तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके अंदर एक लाइन पहले ये लिखी गई, इन दिस एक्ट अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, और फिर पॉइंट 1 लिखा गया, उसकी एक्सप्लेनेशन आई। पॉइंट 2 लिखा गया, उसकी एक्सप्लेनेशन आई। पॉइंट 3 लिखा गया, पॉइंट 4 लिखा गया, एंड सो ऑन। नाउ अब जरा सोचिए और बताइए, एग्जाम्पल 1 में क्या सेक्शन 2 उसने अपना प्रोविजन पहले दिया या उसने सीधा पहले डिवाइड किया? उसने पहले सीधी डिवीजन की है। 1 2 3 4 मैंने इसको हाईलाइट किया, कोई लाइन नहीं लिखी। ये चीज रिप्रेजेंट करती है केस ऑफ सब सेक्शन को। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है इसके अंदर वही डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक लाइन लिख दी गई पहले, इन दिस एक्ट अनलेस अदरवाइज रिक्वायर। ये एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है क्लॉजेस को। आपने हमेशा ये सुना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शन 2 में हमेशा क्लॉज होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, सेक्शन 2 में सब सेक्शन भी हो सकता है यदि वो सीधी डिवीजन ले रहा हो, और इसका एग्जाम्पल है मेरे पास, और एग्जाम्पल भी ऐसा है जिसको आप
सोचेंगे, विचार करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हां, इससे बेस्ट तो कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता था। एंड दैट एग्जाम्पल इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। सीए फाइनल में जाकर पढ़ोगे ऑडिट के पेपर में। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। क्लॉजेस का एग्जाम्पल मैं ये दे देता हूं जो आप पढ़ रहे हो, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। मैं आपको ये दोनों लॉ दिखाता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, ये इसका सेक्शन 1 है जिसका नाम शोर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट। हेडिंग आ गई। हेडिंग आने के बाद फिर इसके डिवीजन हो गई 1 2 3। ये सब क्या है? सब सेक्शंस। सब सेक्शन। सेक्शन 2 हेडिंग आ गई और डिवीजन हो गई। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन शुरू करने से पहले ही उसने इस सेक्शन को डिवाइड कर दिया। देखिए अब, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और द कंटेक्स्ट। एसोसिएट का मतलब क्या होगा? यहां पर जो ये ए है ना, ये क्लॉज है। 1 सबसेक्शन है और ए क्लॉज है। आगे बढ़ेंगे, डबल ए, ट्रिपल ए, बी, सी, ए, डी, ई, ये सारे क्या हैं? क्लॉज चल रहे हैं। लेकिन ये 1 क्या था? सब सेक्शन था। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कंपनी एक्ट के ऊपर। सॉरी, ये रहा कंपनीज एक्ट 2013। इसके सेक्शन नंबर 1 और 2 को देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 1, ये इसकी हेडिंग आ गई, शोर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एप्लीकेशन। और कुछ भी लिखने से पहले इसने 1 2 3 4 पॉइंट 1 डाल दिया। इसको करने का मतलब सेक्शन ने सब सेक्शन बना दिए। अब इसी तरह से आप सेक्शन नंबर 2 पर आ जाइए। सेक्शन नंबर 2 देखिए, इसने टाइटल दिया, हेडिंग दी, डेफिनेशन, और एक लाइन आ गई पूरी। और वो लाइन क्या है? इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका मतलब है कि यहां पर जो ये 1 2 3 4 हैं, ये सब क्या हैं? दीज आर क्लॉजेस। सेक्शन कभी सब सेक्शन में डिवाइड ही नहीं हुआ। अब वही चीज आ गई, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल ऐसे दिए जो आपके कोर्स के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। एक का नाम है कंपनी एक्ट 2013, दूसरे का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 2 डिवाइडेड है सब सेक्शन में, कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 डिवाइडेड है क्लॉजेस में। तो जब आप एक एक्ट को पढ़ते हैं, उसके अंदर जब एक सेक्शन का रेफरेंस दूसरे सेक्शन में आता है, तो आपको पता होना चाहिए आप उस रेफरेंस को सब सेक्शन के रेफरेंस में पढ़ेंगे या क्लॉज के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो एक तो ये बहुत जरूरी चीज थी कि आपको सेक्शन, सब सेक्शन और क्लॉज का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो मैंने यहां पर ये एग्जाम्पल दिए हैं आपको कि सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, तो ये चीज आपकी एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। इन माय ओपिनियन, जहां पर डिवीजन की जाती है इस बेसिस के ऊपर कि 2 प्रोविजन सिमिलर हैं, 2 प्रोविजन अलग हैं, प्रोविजन सिमिलर हैं तो वो सब सेक्शंस होंगे, प्रोविजन अलग अलग हैं तो वो क्लॉज होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ बनाते वक्त इस चीज को ध्यान में नहीं रखा जाता कि सिमिलर प्रोविजन है तो उसको ये नाम दे दो, डिफरेंट प्रोविजन है तो उसको ये नाम दे दो।
सो क्लॉज या सबसेक्शन एक अरेंजमेंट है सेक्शन का अपना। जब एक सेक्शन उसके प्रोविजन को अरेंज किया जाता है, तो यदि सेक्शन ने अपना प्रोविजन पहले देना शुरू किया, देन हम उसको फिर ये कहेंगे कि ये सेक्शन डिवाइड नहीं हुआ है और इस सेक्शन के अंदर क्लॉज आएंगे आगे। जैसे मैंने आपको कंपनी एक्ट 2013 दिखाया, सेक्शन 2। अब इसी तरह से मैं आपको आगे लेकर चलता हूं सेक्शन नंबर 3 पर। क्या सेक्शन 3 में हेडिंग के बाद ऐसी लाइन देखने को मिलेगी? देखते हैं, या सीधा 1 2 3 की डिवीजन मिलेगी? लीजिए, सेक्शन 3 आ गया। सेक्शन 3 हेडिंग के बाद डिवीजन हुई है। पहले हेडिंग के बाद डिवीजन हुई है, तो इसका मतलब सब सेक्शन, सेक्शन ने सब सेक्शन में डिवीजन कर दी पहले। देयर आफ्टर सेक्शन 5 आया, 4 भी बीच में निकल गया, कोई बात नहीं। डिवीजन दिखा रहा हूं मैं तो आपको, 1 2 3 4 मींस जहां पर भी सेक्शन का नंबर और उसका टाइटल आने के बाद सीधी डिवीजन हो, तो वो क्या कहलाई जाती है? सब सेक्शन। और इसमें हर एक सेक्शन में जनरली आपको ऐसे ही मिलेगा। सेक्शन 7 फिर डिवीजन आ गई। लेकिन जब सेक्शन 2 पढ़ते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, तो उसने सीधी डिवीजन नहीं की, उसने सेक्शन 2 फिर क्या लिखा, दोबारा दिखाता हूं, देखो, सेक्शन 2 डेफिनेशन और डिवीजन नहीं की, रादर उसने अपनी एक लाइन लिख दी पूरी, दैट इज इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। मीन सेक्शन का प्रोविजन शुरू हो चुका था, तो उसके बाद जो डिवीजन है वो क्लॉज कहलाता है। तो आई होप एक तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एक प्रोविजन सब सेक्शन है या वो क्लॉज है, आपको उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। नॉट इन द मैनर, इस तरीके से नहीं कि प्रोविजन सिमिलर है प्रोविजन डिफरेंट है। बार बार क्या यही सोचते रहोगे प्रोविजन सिमिलर है या डिफरेंट है? इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि कब दो प्रोविजन सेम है और कब दो प्रोविजन डिफरेंट है? कौन एनालाइज करेगा, कौन इसका सॉल्यूशन देगा कि ये दो प्रोविजन सेम है या ये दो प्रोविजन डिफरेंट कैटेगरी के हैं? ऐसी कोई क्लासिफिकेशन मेरे हिसाब से तो लॉ की कहीं ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है जहां पर वो इस तरीके से सबसेक्शन या क्लोज को बनाता है। सिर्फ वो लॉ का अपना एक अरेंजमेंट है, जहां पर प्रोविजन शुरू हो गया तो उसके बाद यदि कोई भी नंबरिंग आ रही है तो वो क्लॉज है। जहां पर प्रोविजन शुरू होने से पहले ही सेक्शन में डिवीजन आ गई फर्दर, तो वो सबसेक्शन है। सो ये था मेरा पॉइंट नंबर 4, सेक्शन, सब सेक्शन एंड क्लॉजेस के ऊपर। चलो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। अच्छा, कोशिश करना आप इन पॉइंट्स को जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं, आप भी अपने रजिस्टर के अंदर इनकी नोटिंग करते रहें। जितने भी, एक सेकेंड रुकिए, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं मैं कोशिश करूंगा उनको क्लास नोट्स के अंदर कवर अप करने की अलोंग विद एग्जांपल्स। ठीक है? और जो आपको लर्निंग करनी है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि ये टॉपिक आपको मेन बुक में से लर्न करना है और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन बैंक में से करनी है। नो, अब बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 1 के ऊपर। सेक्शन नंबर 1, इसकी हेडिंग है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट commencement and applicability। नाउ पहले मैं आपको इस टॉपिक को एक बार मेन बुक में से रीड करा रहा हूं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।
तो एक क्विक रीडिंग लेते हैं पहले इसकी, फिर इसके एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशंस के अंदर हम जाएंगे। टाइटल, इस एक्ट का टाइटल क्या है? कंपनी एक्ट 2013। एक्सटेंट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट, सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स एट वंस, जिस दिन कंपनीज एक्ट 2013 ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ था। रिमेनिंग प्रोविजन डिफरेंट डेट्स के ऊपर कमेंस होंगे थ्रू द नोटिफिकेशंस। डिस्कस करूंगा अभी नोटिफिकेशन वर्ड को आपके साथ। एप्लीकेबिलिटीज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई टू नंबर 1 companies which are incorporated under this act or under any previous company law, insurance companies कुछ exceptions के साथ, banking companies with few exceptions, companies engaged in generation or supply of electricity with few exceptions, any other company governed by any special act with few exceptions, body corporate incorporated by any act as central government may by notification specify in this behalf। तो ये मैंने आपको एक क्विक रीडिंग कराई है सेक्शन नंबर 1 की। अब इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और साथ में मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर भी लेकर चलूंगा। कुछ चीजें वहां से भी आपको बताऊंगा जो आपको भी आगे जाकर के फॉलो करनी है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल की बात करता है नंबर 1 पर। शॉर्ट टाइटल मींस इस एक्ट को किस नाम से जाना जाएगा। तो सिंपल है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। नंबर 2 पर बात आ जाती है एक्सटेंट, ये एक्ट एक्सटेंडेड है टू द होल ऑफ इंडिया। नंबर 3 पर बात आई कमेंसमेंट की, ये एक्ट कब से कमेंस होगा? सेक्शन 1 इमीडिएट जिस दिन ये ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ था, एंड रिमेनिंग प्रोविजंस ऑन डिफरेंट डेट्स थ्रू द नोटिफिकेशंस। नाउ अब इस एप्लीकेबिलिटी पर जाने से पहले एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए परेशान करूंगा। परेशान इन द सेंस कि कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी एकदम, कुछ चीजें शायद समझ में ना आए, बट जरूरी है वो। तो हो सकता है 5-10 मिनट थोड़ी सी आपको परेशानी हो, बट मुझे लगता है शायद होगी नहीं। मैं उसको टू द एक्सटेंट पॉसिबल सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन कोई परेशानी आए भी तब भी उससे परेशान मत होना। 2-3 लेक्चर के बाद वो सब अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। मैं आपको लेकर जा रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर। देखिए, इस वेबसाइट का एड्रेस है mca.gov.in। मैं होम पेज पर लेकर चलता हूं आपको। ये होम पेज है इस वेबसाइट का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम इस वेबसाइट में जो इसका सेकंड लिंक है एक्ट एंड रूल, इस पर चलते हैं और कंपनीज एक्ट 2013 हमने खोला, कंपनी एक्ट खोल गया। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 भी है और कंपनीज एक्ट 1956 भी है। नाउ कंपनीज एक्ट 2013 सबसे ऊपर इसका पीडीएफ दिया हुआ है और एक ई बुक भी है। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको एक ई बुक का लिंक मिलेगा। चलो मैं एक बार इस लिंक को ओपन कर लेता हूं, वैसे इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। जब हमने इस लिंक को ओपन किया तो हमारे पास ये 4 मेन चीजें निकल कर आई। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल्स, इफेक्टिव डेट, नोटिफिकेशंस। चलो ई बुक को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं वापस आ गया मेन पेज पर जहां पर कंपनी लॉ है सारा। जो ओरिजिनल कंपनी एक्ट है वो भी गिवन है। उसके बाद जो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट आए 2015 में, 17 में, 19 में, 20 में 4 अमेंडमेंट एक्ट आ चुके हैं, वो सारों सबका पीडीएफ भी यहां पर दिया हुआ है। इन अमेंडमेंट एक्ट के नीचे कंपनीज एक्ट 2013 उसकी 4 मेन चीजें लिखी हुई हैं: रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर।
मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस दिखाता हूं। ये 2001 की 3 नोटिफिकेशंस हैं 2021 की। पहली नोटिफिकेशन 23 जनवरी, सेकंड नोटिफिकेशन 23 जनवरी, थर्ड नोटिफिकेशन 11 फरवरी। ये तीनों नोटिफिकेशन कंपनी अमेंडमेंट एक्ट की कमेंसमेंट के हैं। मैं एक नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये नोटिफिकेशन मैंने ओपन की और इस नोटिफिकेशन के थ्रू देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 जनवरी 2021 को कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के सेक्शन 2, 11, 18, 22, 25, 27, 53, 55 एंड सो ऑन इन सेक्शंस को नोटिफाई कर दिया। एक डेट अपॉइंट कर दी गई जिस दिन से कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के ये प्रोविजंस इफेक्टिव हो गए। 30 अप्रैल 2021 तक ऐसे जितने भी प्रोविजन इफेक्टिव होंगे वो आपके नवंबर 21 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन हो गई। मैं बंद कर देता हूं इस नोटिफिकेशन को और मेन पेज पर आ जाता हूं। इसी तरह से मैं आपको दूसरी नोटिफिकेशन खोलकर दिखा देता हूं 11 फरवरी 2021 की। 11 फरवरी 2021 की नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के सेक्शन नंबर 52 एंड सेक्शन नंबर 66 को नोटिफाई किया था कि ये सेक्शन 11 फरवरी 2021 से इफेक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स नोटिफिकेशंस इशू करती है, जिन नोटिफिकेशंस के थ्रू कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को कमेंस किया जाता है, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस को कमेंस किया जाता है। आई होप यहां तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आई होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस के थ्रू कंपनी लॉ के प्रोविजंस की इफेक्टिव डेट अनाउंस करती है या आप कह सकते हैं अपॉइंट करती है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा वर्ड रूल्स का। रूल्स, हमारा कंपनी एक्ट 2013 एक रूल बेस्ड एक्ट है जहां पर मेन प्रोविजंस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, लेकिन उनके जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, उनके फॉर्म्स हैं, उनकी फीस है और अथॉरिटीज हैं, काफी कुछ चीजें जो हैं डिटेल्ड प्रोसीजरल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, वो सारा का सारा रूल्स में डिफाइंड होता है। जैसे 19 फरवरी को एक रूल आई, मैं वो रूल दिखाता हूं आपको, और उन रूल का नाम था कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल 2014। उन रूल के थ्रू डेफिनेशन रूल्स के अंदर जो हमारा चैप्टर 1 के अंदर ही इफेक्ट आ गया इस अमेंडमेंट का, तो एक डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 52, अब देखो यहां पर वर्ड क्या लिखा है, क्लॉज 52, लेकिन यदि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का सेक्शन होता ना तो सेक्शन लिखते हैं, सेक्शन 2 का सब सेक्शन लिखते, क्लॉज वर्ड नहीं आता। तो इस चीज के लिए क्लॉज, सब सेक्शन, उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन 2 क्लॉज 52 के पर्पस के लिए इस रूल में एक नया रूल डाला गया 2A, जिसमें बताया गया कौन सी कंपनी लिस्टेड कंपनीज की कैटेगरी में कंसीडर नहीं की जाएंगी। इस तरह से मिनिस्ट्री क्या करती है, टाइम टू टाइम अपने रूल देती है और जो रूल ऑलरेडी आ चुके हैं उन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट्स करती है। हमारे सिलेबस के अंदर इन टोटल 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर्स का मतलब ये लगा लो हर एक चैप्टर के अंदर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स हमें डेफिनेटली मिलेंगे। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स हमें मिलेंगे तो हमें उन रूल्स को भी पढ़ना है। तो क्या रूल्स की इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा है कंपनी एक्ट के अंदर। रीजन यही है कि जो कंपनी एक्ट फ्रेम किया गया था उसको फ्रेम करते वक्त इस एक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जितना भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो एक्ट के अंदर ना लिखकर रूल के अंदर लिखा जाए। जो एक्ट है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनता है,
एक्ट में कोई अमेंडमेंट आनी है वो पार्लियामेंट के थ्रू आएगी, लेकिन जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू, जिसके लिए बार बार आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी लगता है गवर्नमेंट को कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन में, एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी में किसी तरह के चेंज की रिक्वायरमेंट है, तो उस चेंज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे? बाय मेकिंग सुटेबल अमेंडमेंट्स इन द रूल्स। तो ये मैंने आपको बता दिया रूल्स के बारे में। आई थिंक, मुझे नहीं लगता शायद अभी तक कोई परेशानी आई होगी। सर्कुलर और ऑर्डर, इसको पेंडिंग छोड़ देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। सर्कुलर ऑर्डर की डिस्कशन लेटर ऑन, जब सर्कुलर ऑर्डर्स के यूज आएंगे, रेफरेंस आएंगे, तब करूंगा। चैप्टर 1 में रूल का रेफरेंस आना है, नोटिफिकेशंस के रेफरेंस आने थे, तो मैंने इसलिए आपको उनको बताया। नाउ अब ई बुक पर चलते हैं एक बार। ई बुक, ये ई बुक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर, जिसमें जो पहला लिंक है वो कंपनी एक्ट का है, दूसरा लिंक कंपनी रूल का है, तीसरा लिंक इफेक्टिव डेट्स का है। इफेक्टिव डेट्स पर जाएं तो आपको पता चल जाएगा एक पर्टिकुलर सेक्शन कौन सी डेट से इफेक्टिव हुआ। जैसे मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 29 अगस्त 2013 से इफेक्टिव हुआ था। सेक्शन 2 12 सितंबर 2013 से। फिर उसके बाद हर एक सेक्शन की अपनी नोटिफाइड डेट दी हुई है, 14, 13, कुछ प्रोविजन 2013 में इफेक्टिव हो गए थे और बाकी प्रोविजन 2014 में, और कुछ उसके बाद स्टेज वाइज इफेक्टिव होते चले गए। तो ये इफेक्टिव डेट आ गई। फिर नोटिफिकेशंस और सर्कुलर, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सर्कुलर है ईयर वाइज वो यहां पर दिए गए हैं। मंथ वाइज होता है कि आज अभी जो 4 फरवरी 2021 से लेकर 4 मार्च 2021 के बीच में एक महीने में कितने सर्कुलर नोटिफिकेशंस आए हैं वो सारे यहां पर दे दिए गए। एक कमेंसमेंट नोटिफिकेशन है, 3 रूल हैं और 3 में से 2 रूल की अमेंडमेंट तो आपके सिलेबस की है। एक डेफिनेशन जो इस चैप्टर 1 में ही है और दूसरी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स की है। आपके पास जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होगा दैट वाज अपडेटेड टिल आई थिंक अक्टूबर 2020, बट आपके एग्जाम में मैं नवंबर 21 एग्जाम को यदि टारगेट करूं तो 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स एग्जाम में आती हैं। जिन स्टूडेंट्स का मई 2022 में अटेम्प्ट है, नवंबर 2022 में अटेम्प्ट है, उनकी अमेंडमेंट्स तो और आगे तक जाएंगी। जैसे मई 22 वालों को 31 अक्टूबर 2021 तक की अमेंडमेंट पढ़नी है। जिनका नवंबर 22 में एग्जाम है उनको 30 अप्रैल 2022 तक की अमेंडमेंट पढ़नी है, नवंबर 2022 एग्जाम के लिए। तो ये अमेंडमेंट्स इस कोर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमेंडमेंट्स आपको मिलेंगी कहां। तो जहां तक कंपनी लॉ की अमेंडमेंट्स हैं वो सारी आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अब देखो स्टडी मटेरियल, क्या इंस्टीट्यूट हर महीने नया स्टडी मटेरियल निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना। अब स्टडी मटेरियल लास्ट ईयर अक्टूबर में रिलीज हुआ था, उसके बाद के जितने भी चेंजेस हैं वो सब आपको कवर अप करने हैं नवंबर 21 एग्जाम के लिए। तो जब हम अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जितनी भी अमेंडमेंट आ रही हैं उन सबको कवर अप करते चले। ये नहीं कि स्टडी मटेरियल ने जितना कवर किया, स्टडी मटेरियल ने आज इतना कवर कर लिया, नवंबर 21 एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट पहले ही एग्जाम से पहले आरटीपी रिलीज कर देगा और उसमें सारी अमेंडमेंट दे देगा। लेकिन यदि मुझे पता है क्या अमेंडमेंट है, उन अमेंडमेंट्स का क्वेश्चंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उन अमेंडमेंट्स का अदर प्रोविजंस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो साथ ही कवर कर लेते हैं ना। जितनी अमेंडमेंट्स हमारी क्लासेस के दौरान ही हम लोग कवर अप कर पाए वो ज्यादा बेटर होगा। एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि सारी अमेंडमेंट्स को जो जब तक हमारी क्लासेस कंप्लीट होती हैं हम कोशिश करें अपनी क्लासेस में ही कवर अप कर लें। 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम सारी अमेंडमेंट्स को क्लास के दौरान ही कवर अप कर लें। जो नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाएं वो नोट्स पूरी तरह से अपडेटेड हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2 अमेंडमेंट्स के। सेक्शन 2 क्लॉज
52 लिस्टेड कंपनी के रेफरेंस में एक अमेंडमेंट रूल 2A के थ्रू आई, वो हमने डाल दी, जो इफेक्टिव अभी 1 अप्रैल 2021 से होनी है। दूसरी अमेंडमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर आई, सब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में, वो अमेंडमेंट वो भी हमने नोट्स के अंदर डाल दी। और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हमने चेंज कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का, मई 18 के एग्जाम में आया, अक्टूबर 20 के मॉक टेस्ट पेपर में आया। आप इस क्वेश्चन को इन तीनों जगह पर देखोगे आंसर अलग मिलेगा। यहां पर आंसर अलग है, रीजन यहां पर वो आंसर हमने दिया है जो नवंबर 21 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, जो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन क्राइटेरिया जो अब एप्लीकेबल है स्मॉल कंपनी का। सो कोशिश हमारी यही है कि हम आपको अपडेटेड कंटेंट दें। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है वो आपको इन चीजों में हेल्प करती है। हम जो भी अपडेशंस उठाते हैं वो सब यहां से उठाते हैं। तो यही चीजें आपको साथ साथ खुद भी रेफर करनी होंगी। अब जब तक एग्जाम है, चलो हम ये ड्यूटी ले रहे हैं, एज ए टीचर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको अपडेटेड कंटेंट दें, बट जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको इन चीजों का खुद आइडिया होना चाहिए। और इवन स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी इन चीजों के ऊपर यदि आप रेगुलर बेसिस के ऊपर इनके ऊपर काम करेंगे तो ये चीजें आपकी जो रेगुलर हैबिट्स हैं उसका पार्ट बन जाएंगी और आपको इस सब्जेक्ट के अंदर भी अपना ही एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर ई बुक पर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें पहले लिंक में सारे के सारे सेक्शन हैं। आप किसी भी चैप्टर को ओपन करते हैं, लेट से मैंने प्रिलिमिनरी का सेक्शन ओपन किया, इसके अंदर ये दोनों सेक्शन आ गए। फिर मैं सेक्शन 2 पर जाता हूं, डेफिनेशंस आ जाएंगी। यदि मैं इसके एक एक डेफिनेशन को देखता हूं, हर एक डेफिनेशन के आगे उसमें कब अमेंडमेंट आई, वो अमेंडमेंट सर्कुलर के थ्रू आई, नोटिफिकेशन के थ्रू आई, अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू आई, या फिर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई, उन सब की डिटेल इसके अंदर अवेलेबल है। कहां पर कोई एग्जम्पशन है, कोई अमेंडमेंट है, कोई ऑल्ट्रेशन है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। चलो बस इतना ही मुझे आपको परेशान करना था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर। उम्मीद करता हूं ज्यादा परेशान नहीं हुए होंगे। चलिए चलते हैं फिर अपने मेन टॉपिक पर। हम सेक्शन 1 डिस्कस कर रहे थे, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी का। तो इसके अंदर मैंने आपको मेन बुक में से एक रीडिंग कराई थी, क्विक रीडिंग, जिसके अंदर हमने बात की कि इस एक्ट का टाइटल क्या होगा, ये एक्ट कहां पर एक्सटेंडेड है, ये एक्ट के प्रोविजन कौन सी डेट से कमेंस हुए और इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है। जहां तक पहले 3 पॉइंट्स की बात है तो इनमें तो ऐसी कोई डिस्कशन वाली बात है ही नहीं। मेन डिस्कशन वाली बात है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की, और इसके अंदर 5 प्रोविजन दिए हुए हैं। मैं आपको इसका एक छोटा सा समराइज नोट कराता हूं, एक नोट करना मेरे साथ। मैं इसमें एप्लीकेबिलिटी की डिस्कशन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन एज टू एप्लीकेबिलिटी। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कुछ कंपनीज के। एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वाई बैंक लिमिटेड, जेड इंश्योरेंस लिमिटेड, ए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड। 4 कंपनी के मैंने एग्जाम्पल लिए। ये कंपनीज इनकॉर्पोरेट कहां हुई है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ।
चाहे बैंक की बात कर रहा हूं, बैंकिंग कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनी की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की या एक्स लिमिटेड की, ये सब इनकॉर्पोरेट कहां हुई? कंपनी लॉ में। क्या इन कंपनीज का कोई गवर्निंग लॉ है? क्या इन कंपनीज का कोई गवर्निंग लॉ है? नो, कोई गवर्निंग लॉ नहीं है। क्या बैंक का कोई गवर्निंग लॉ है? जी हां, इनका एक गवर्निंग लॉ है एंड दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या जेट इंश्योरेंस लिमिटेड का कोई गवर्निंग लॉ है? जी हां, इंश्योरेंस एक्ट है, आईआरडीए एक्ट है। क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड कंपनी का कोई गवर्निंग एक्ट है? जी हां, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट। नाउ अब ये कंपनी जो है बनाई तो गई है किसमें? कंपनी लॉ के अंदर। मे बी कंपनी एक्ट 2013, मे बी प्रीवियस कंपनी लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट 1956, बट इनके अपने कोई गवर्निंग लॉ भी हो सकते हैं, जैसे बैंक का गवर्निंग लॉ है, इंश्योरेंस का है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट का है। तो ऐसी कंपनीज में यदि मैं बैंक की, इंश्योरेंस की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की बात करूं या एनी अदर कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी लॉ में, बट उसका अपना कोई स्पेशल गवर्निंग लॉ गवर्नमेंट ने बना दिया, मान लीजिए कोई स्पेशल एक्ट बना दिया। 3 स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लिए हमने, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, इलेक्ट्रिसिटी का, बाकियों को अदर्स की कैटेगरी में रख दिया। तो ऐसी कंपनीज जहां पर एक गवर्निंग लॉ भी एग्जिस्ट करता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जहां पर कंपनी लॉ भी प्रोविजन दे रहा हो और गवर्निंग लॉ भी प्रोविजन दे रहा हो, तो ये बेचारी कंपनी किसको माने? ये इनके पापा हो गए, इनकॉर्पोरेटेड अंडर पेरेंट लॉ हो गए, ये तो पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा। लेकिन ये इनके भाई, बंधु, दोस्त, किसकी बात मानी जाए? आप किसकी बात मानते हो? जहां पर एक चीज कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हो, आप बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद लेते हो, ये मानकर, इस अजम्पशन के साथ इस बात का आंसर सोचिएगा कि आप पेरेंट्स की बात मानते हैं, ठीक, या फिर जो आपके साथ, जिनके विचारों से आप प्रभावित होते हैं, उनकी बात मानते हैं, जो आपके कंडक्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्न करते हैं, आपके दोस्त, आपके बॉस, आपके कुलीग्स। आपका आंसर अपने आप आ जाएगा कि उस सिचुएशन में जनरली बात गवर्निंग लॉ की मानी जाती है, जो साथ में दूसरे चल रहे होते हैं उनकी बात मानी जाती है। हां, जहां पर पेरेंट्स जो बात कह रही हैं वही बात दोस्त कह रही हैं, फिर समझ में आ जाता है, हां एक ही बात है, ठीक है मान लो। किसी बात को कह ही पेरेंट्स रही है गवर्निंग लॉ, बाकी सब साइलेंट है, ठीक है, फिर पेरेंट की बात मान लो। जिस बात को पेरेंट कहते ही नहीं, गवर्निंग लॉ कहते हैं, जो दूसरे दोस्त कहते हैं, ठीक है, उसकी बात मान लो। लेकिन जहां पर विचारों में मतभेद आ जाए, पेरेंट लॉ कुछ और कहे और गवर्निंग लॉ कुछ और कहे, देन सेक्शन 1 ऑफ कंपनी लॉ ने क्लियर किया, गवर्निंग लॉ विल प्रिवेल, गवर्निंग लॉ विल प्रिवेल। इन केस ऑफ, नोट लिखिए, इन केस ऑफ any inconsistency in provisions of Companies Act 2013 and the governing law provisions of governing law will prevail, गवर्निंग लॉ के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। सो इसका बेस्ट एग्जांपल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। आप ग्रुप 2 में जब एडवांस अकाउंट के अंदर अपने सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर ये कंपनीज पहले तो होती थी, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब शायद बैंक और इंश्योरेंस की या इलेक्ट्रिसिटी की हटा ली गई। तो वट एवर इट इज, बैंक तो है ही। वहां पर आप शेड्यूल 3, जो कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बनाते, रादर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एज पर द गवर्निंग लॉ, बिकॉज गवर्निंग लॉ ने अपने फॉर्मेट दे रखे हैं। तो जब गवर्निंग लॉ के अपने फॉर्मेट हैं तो गवर्निंग लॉ विल प्रिवेल, और वो फॉर्मेट डिफर करता है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट से। तो प्रिवेल कौन करेगा? गवर्निंग लॉ विल प्रिवेल। सो ये पॉइंट था मेरा, जो एक्सप्लेनेशंस मुझे आपको देनी थी एज टू द एप्लीकेबिलिटी। चलो अब मैं आपको वापस इस सेक्शन की रीडिंग दोबारा से कराता हूं। एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस कर ली, अब आप इसको पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। नंबर 1, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। जो कंपनीज इस एक्ट के अंडर बनी या अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इंश्योरेंस कंपनी अब बनी तो इसी एक्ट के अंडर है, जैसे रिलायंस जनरल, जितनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सारी कंपनी एक्ट 2013 में बनाई गई हैं या कंपनी एक्ट 1956 में बनाई गई हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, वेयर द प्रोविजन ऑफ द सैड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है किससे? इंश्योरेंस एक्ट से या आईआरडीए एक्ट से। तो प्रोविजन किसके चलेंगे? इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए के प्रिवेल करेंगे, उनको मानना पड़ेगा। बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सैड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। थर्ड, कंपनीज engaged in the generation or supply of electricity except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of Electricity Act 2003. Any other company governed by not incorporated under, governed by any special act, इसका वर्ड का ध्यान रखिएगा, governed। ये सारी कंपनीज बनी कहां है? पहले पांचों पॉइंट में कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। तो एनी कंपनी विच इज बीइंग गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सैड एक्ट मींस कंपनीज एक्ट 2013 आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट से कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, देन कौन प्रिवेल करेगा? स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। यही इसका पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये मैं पहले करा रहा हूं आपको। इन केस ऑफ insurance companies, banking companies, companies engaged in generation or supply of electricity or other companies governed by any special act, provisions of respective acts will be applicable if any provisions of the company act is inconsistent with the act governing these statutes। तो क्या प्रिवेल किया? रिस्पेक्टिव एक्ट्स विल प्रिवेल, जो उनके गवर्निंग लॉ है वो प्रिवेल करेंगे। इसके अलावा सेक्शन 1 में एक पॉइंट और लिखा है, एंड दैट इज प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विल आल्सो बी एप्लीकेबल। किसके ऊपर? बॉडी कॉर्पोरेट। आगे जाकर पढ़ेंगे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। विच आर इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, गवर्निंग ने लिखा, बनाई गई ही किसी दूसरे एक्ट के अंदर है, उनके ऊपर भी कंपनी एक्ट के प्रोविजंस लग सकते हैं। अब ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं जो दूसरी लॉ के अंदर बनाई जाती हैं? अच्छा, मेरा पॉइंट नंबर 5 चल रहा था नोटिंग में, एक्सप्लेनेशन एज टू एप्लीकेबिलिटी। ये एक छोटा सा चार्ट पर टेबल बनवाई मैंने। अब इसके बाद इसको मैं एग्जाम्पल 1 का नाम दे देता हूं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, बॉडी कॉर्पोरेट्स
incorporated under any act like LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड हुई थी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 के थ्रू। इसका अपना एक LIC एक्ट है। GIC, इसका अपना GIC नेशनलाइजेशन एक्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका अपना एक एक्ट है। ये सब क्या है? These are the example of body corporates incorporated under their respective law। क्या इन बॉडी कॉरपोरेट्स के ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस चलेंगे? अब बात कर लेते हैं क्या कंपनी एक्ट के प्रोविजन चलेंगे या नहीं चलेंगे। प्रोविजंस ऑफ Companies Act 2013 shall be applicable over the body corporates if, कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है? if notified by the central government, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट के लिए थ्रू अ नोटिफिकेशन ये प्रोविजन बनाए कि दैट दिस बॉडी कॉर्पोरेट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, देन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विल बी मेड एप्लीकेबल ओवर दैट एंटिटी। सो दिस इज अबाउट द एग्जांपल नंबर 2। नोट कर लो आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इन दो एग्जाम्पल्स के साथ वी कैन से कि हमारा जो सेक्शन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर 4 टॉपिक थे: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी का। इस सेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन एज सच एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट MCQ फ्रेम हो सकते हैं और काफी डिटेल में हमने इसके प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया है। नाउ अब इसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पर। और सेक्शन नंबर 2 जब आप कवर कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि सेक्शन 2 के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो सब सेक्शंस के अंदर दिए गए हैं या क्लॉज के अंदर दिए गए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो सेक्शन 2 है उसके प्रोविजंस बताइए कैसे दिए गए। जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोच लिया? आंसर दे भी दिया होगा, आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच रहा, बट मैं मानकर चल रहा हूं आप सब ने क्लॉज ही आंसर दिया होगा। सो सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 का वो सब सेक्शंस में डिवाइडेड नहीं है, क्लॉज में डिवाइडेड है। कौन सा ऐसा एक्ट है जहां पर सेक्शन 2 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है, क्लॉज में डिवाइडेड नहीं है? एंड दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, CA एक्ट। बहुत सारे लॉ हैं, आप कुछ लॉ को देखिएगा, समझिएगा और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कब एक सेक्शन सब सेक्शंस में डिवाइड होता है या फिर वो क्लॉजेस के अंदर डिवाइड होता है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, और इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेफिनेशंस का। बट डेफिनेशंस के रेफरेंस में मैं आपको पहले कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं, फिर डेफिनेशंस पर चलेंगे। पॉइंट नंबर 4 चल रहा था, 5 हो गया, 6 पॉइंट। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बेसिक्स ऑफ डेफिनेशन। कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन मैं आपको नहीं करा रहा,
मैं सिर्फ आपको एक डेफिनेशन का कुछ बेसिक चीज समझा रहा हूं। वेरियस टर्म्स एज डिफाइंड इन एन एक्ट जनरली starts with means or include. If a definition start with the word mean, इसका क्या मतलब है? It implies that this term is defined in an exhaustive manner. Exhaustive manner with narrow या आप कह सकते हैं लिमिटेड स्कोप, with limited scope. Wherever any definition that starts with the word include it implies that this term is defined in an inclusive manner with broad या आप कह सकते हैं वाइड स्कोप। ये दो चीजें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। एक वर्ड है मीन का और दूसरा वर्ड है इंक्लूड का। मीन एंड इंक्लूड। जब एक वर्ड डिफाइन किया जाता है मीन वर्ड के साथ, तो उसका मतलब जो लिखा गया है सिर्फ वही है, वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है। हमें अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना और जितना लिखा गया है उसी दायरे में रहते हुए उस चीज को समझना है और काम करना है। लेकिन जब वर्ड इंक्लूड लिखा जाता है तो इसका एक वाइड मीनिंग निकल कर आता है कि यदि कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट उस पर्टिकुलर डेफिनेशन में नहीं भी लिखा गया, देन आल्सो उससे मिलते जुलते एस्पेक्ट उस डेफिनेशन में कंसीडर किए जा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आया। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ डेफिनेशंस रीड कराता हूं, फिर आपको और बेटर क्लियर होगा। दो डेफिनेशन है मेरे पास। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर, और एक है सेक्शन 2 क्लॉज 3 में ऑल्टर और ऑल्ट्रेशन। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन को पढ़ रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग और एनी अडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर्ड टू इन सेक्शन 133। ओके, इसका मतलब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेक्शन 133 में रेफर नहीं है, क्या वो कंपनी लॉ के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माना जा सकता है क्या? जैसे आईसीएआई के स्टैंडर्ड हैं, उनमें से काफी सारे स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ओवर द कंपनीज अंडर सेक्शन 133। लेकिन मान लीजिए आईसीएआई ने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने उसको नोटिफाई नहीं करा, क्या कंपनीज पर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल सकता है?
नहीं चल सकता। क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है? कंपनी एक्ट में तो नहीं है। कंपनी एक्ट के बाहर डेफिनेटली वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कंपनी एक्ट में नहीं है। क्यों? कंपनी एक्ट में डेफिनेशन को लिमिटेड कर दिया गया और कहा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग और एनी अडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लासेस ऑफ कंपनीज रेफर टू इन सेक्शन 133। अब मैं एक आपको दूसरी डेफिनेशन कराता हूं सेक्शन 2 क्लॉज 3 की। सेक्शन 2 क्लॉज 3 की डेफिनेशन है ऑल्टर वर्ड पर। अब ये ऑल्ट्रेशन क्या है? ऑल्ट्रेशन बहुत सारी चीजों की होती है। कपड़ों की ऑल्ट्रेशन मत सोचना, यहां पर प्रोविजंस की ऑल्ट्रेशन, लाइक क्या कैपिटल की ऑल्ट्रेशन होती है, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल हो गया, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, मेमोरेंडम के अंदर जो क्लॉज है, ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज। तो जो ऑल्ट्रेशन वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। लॉ ने लिखा ऑल्ट्रेशन इंक्लूड्स एनी एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन। डिलीशन नहीं लिखा। यदि मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, हटाना है, क्या वो ऑल्ट्रेशन है या नहीं है? क्या वो मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन काउंट होगा या नहीं होगा? यदि यहां पर वर्ड ऑल्ट्रेशन मीन आ जाता तो डिलीशन और ओमिशन इसके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता। क्या ओमिशन और डिलीशन एक है या अलग अलग है? लेकिन लॉ ने वर्ड क्या यूज कर दिया? इंक्लूड। और इंक्लूड का मतलब है मिलती जुलती सारी चीजें इस डेफिनेशन में डाल दो। तो इसका मतलब डिलीशन वो भी इंक्लूड है। डिलीशन को ओमिशन से डिफरेंशिएशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? ओमिशन भी इंक्लूड है, इन डेफिनेशन इंक्लूसिव है, तो मिलती जुलती सारी चीजें डेफिनेशन में डाली जा सकती है, तो डिलीशन भी इंक्लूड है। आपको बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन एज टू द वर्ड ओमिशन एंड डिलीशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और मैं आपको कुछ डेफिनेशन दिखाता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन दिखाता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस a chartered accountant as defined in section 2 subsection 1 clause B of Chartered Accountant Act 1949 who hold a valid certificate of practice under section 6 subsection 1 of that act। बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। इसके हिसाब से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं। आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों? आपको पता है मैंने सीए भी पास कर रखी है, पता ही होगा। मेरे पास मेंबरशिप भी है। वो बात अलग है, मैंने एक बार सरेंडर की थी बट इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो वापस कर दी। मेरे पास आज भी इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप है और रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम भी लिखा है, बट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो? बेटा मजाक नहीं है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं इस डेफिनेशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। मैं सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं कंपनी एक्ट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, कंपनी एक्ट के बाहर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं और मैंने सीओपी सरेंडर कर दिया था काफी साल पहले ही। ठीक, बहुत सारे टीचर्स हैं जो सीए की प्रैक्टिस भी करते हैं और पार्ट टाइम टीचिंग भी करते हैं, अलाउड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में। बट मैंने अपना सीओपी सरेंडर कर दिया था काफी साल पहले, दोनों चीजें मैनेज नहीं हो रही थी साथ साथ, तो मेरे पास सीओपी नहीं है, बट आई एम अ मेंबर। लेकिन क्या मैं कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं? जवाब है नहीं। रीजन, मैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड नहीं करता। लेकिन यदि मैं यहां मीन हटा के ना इंक्लूड डाल दूं,
यदि मैं मीन हटाकर इंक्लूड डाल दूं तो मैं इस डेफिनेशन में आ जाता हूं। इंक्लूड मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट इंक्लूड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सीओपी है, तो इसका मतलब जिसके पास सीओपी नहीं है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, इंक्लूड वर्ड लिखा होता तो। लेकिन इन्होंने वर्ड क्या दिया, मीन वर्ड दिया। और मीन का मतलब एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है, जो लिखा है बस वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट यदि इंक्लूड वर्ड आ जाए, ये आ गया फिर मेरे पास इंक्लूड वर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 2 3 4 चीजें इंक्लूड है, बस इतनी नहीं, इनसे मिलती जुलती कोई भी रिकॉर्ड जिनके अंदर आप मनी का, असेट का, लाइबिलिटीज का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दैट मे बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। लिमिटेड स्कोप नहीं है, नैरो स्कोप नहीं है। रीजन, मीन वर्ड नहीं लिखा, इंक्लूड लिखा है। जो इस डेफिनेशन में नहीं भी लिखा हुआ बट इससे मिलता जुलता एस्पेक्ट है, उसको भी हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन में डाल सकते हैं। आई होप ये वर्ड क्लियर हुए होंगे आपको, मीन का मतलब एंड इंक्लूड का मतलब। सो ये मुझे आपको और कराना था, बेसिस ऑफ डेफिनेशन। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आपको 6 बातें कराई। 6 बातें क्या क्या कराई देखते हैं। नंबर 1 सिलेबस, नंबर 2 एग्जाम पैटर्न, नंबर 3 बुक्स, नंबर 4 यहां से मेन शुरू हुआ। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, इसका डिफरेंस आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैंने कोशिश की है समझाने की। मेरी ओपिनियन दूसरे टीचर से डिफर कर सकती है, दूसरे जो बुक्स हैं उनसे डिफर कर सकती है, बट मैंने अपने व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का एंड कंपनी एक्ट 2013 का। फिर सेक्शन 1 हमने कवर अप किया डिटेल में, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी को। देयर आफ्टर फिर हमने बेसिक्स पढ़े हैं, डेफिनेशन जो वर्ड डिफाइन किए जाते हैं एक एक्ट के अंदर, उनमें मीन वर्ड का मतलब और इंक्लूड वर्ड का। जब आप नोट्स को देखेंगे तो इन नोट्स के अंदर आपको जो हर एक डेफिनेशन में मीन और इंक्लूड वो अंडरलाइन मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और इसके बाद बस यहां तक हमने कवर अप किया। यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हमें। आज का होमवर्क तो क्वेश्चंस का तो नहीं है, आज के होमवर्क में क्वेश्चंस तो नहीं है। लिखना चाहो तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो, दे दूं, लिख ही लो। होमवर्क briefly describe the applicability of provisions of Companies Act 2013 over an insurance company which is governed by the provisions of इंश्योरेंस एक्ट। 4 नंबर के लिए इसके आंसर को देखकर, याद करके, फिर बेशक देखकर लिखो। जब क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना आप, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाएगा कि आपको एग्जाम में जो लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, और लिख के रखिएगा जरूर। नेक्स्ट सेशन में
मैं आपको इसकी एक रिटन प्रैक्टिस अपनी तरफ से करके दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपने जो आंसर लिखा और मेरे हिसाब से जो आंसर बन रहा था वो कितना आपस में मैच होता है और उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। ये होमवर्क दिया है मैंने आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।